गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन की संस्कृत की पहली कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की और अन्य विषयों की तो आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन संस्कृत की अभी हम लोगों की कोई भी कक्षा नहीं हुई थी, तो ये हम लोगों की इस सेशन की पहली संस्कृत की कक्षा है। आप लोगों ने पिछले साल और 2 सालों से आप लोग संस्कृत पढ़ ही रहे हैं, काफ़ी कुछ उससे परिचित हो ही चुके हैं। लेकिन आज हम लोग अपना संस्कृत का नया चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है, 3-4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इस बीच हम लोग काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर जब हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे हमको रिलेट करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे तो हम लोगों को इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जो कुछ हम अभी देखने जा रहे हैं वो आप 6th में पढ़ चुके हैं और आपने अपनी नोटबुक में लिखा भी होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको एक बार फिर से अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर इसको ही शुरू करना है, इसको ही लिखना है। संस्कृत की एक ही कॉपी बनेगी, पतली सी कॉपी बनानी है, ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं बनानी है, क्योंकि हम लोगों का इतना ज़्यादा सिलेबस संस्कृत में नहीं होता है और फिर फालतू में पेज वेस्ट होते हैं। तो आप लोग को एक ही क्लास वर्क होमवर्क की एक ही कॉपी रहेगी और वो ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं बनानी है। ठीक है, तो आज हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करके फिर बाद में आगे अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे साइन ऑफ केसेस का। केसेस आप लोग पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे। तो पहला है नॉमिनेटिव केस। केस क्या होता है कि जो हमको नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य अदर वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ जो हमको रिलेशन दिखाता है उसको हम केस कहते हैं। तो जो फर्स्ट केस होता है वो होता है नॉमिनेटिव, जिसका चिन्ह होता है कि ने, अर्थात जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, अर्थात सब्जेक्टिव, जिसको हम इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो उसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं। दूसरा है एक्यूसेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि जो हमारा काम करने का माध्यम होता है, मीडियम होता है, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, उसको हम कहते हैं से और या द्वारा। डेटिव, यानी कि के लिए, जिसके लिए काम होता है, जिसका काम हो रहा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, दैट इज डेटिव। उसके बाद है एब्लेटिव, यानी कि किसी चीज़ से अलग होना, अलग होने के अर्थ में। यहाँ भी आता है से और यहाँ भी आता है से, लेकिन ये से मीडियम का काम करता है और ये से जो है वो अलग होने का काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि पत्ते पेड़ से गिर गए, तो वहाँ पर अलग होने की बात आई है, वहाँ पर ये से आता है, वो एब्लेटिव होता है। और ये से होता है, ये वाला से होता है कि मैंने पेन से लिख लिया, है ना, आई हैव रिटन बाय पेन, तो वहाँ पे ये बाय वाला अर्थ है, यहाँ पे फ्रॉम वाला अर्थ है। उसके बाद है जेनेटिव, यानी कि जो हमको रिलेशन बताता है, किसी का जो पॉजेसिवनेस दिखाता है, यानी कि का के की, जैसे हम लोग कहते हैं गर्ल्स बॉयज़ बैग, गर्ल्स फ्रॉक, तो जहाँ पर हमको क्या दिखा रहा है, वो कुछ पॉजेसिवनेस दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, वो होता है जेनेटिव। फिर लोकेटिव, यानी कि लोकेशन, जो हमको लोकेशन बताता है किसी चीज़ की, बच्चा छत पर खड़ा हुआ है, द बॉय इज़ ऑन द रूफ। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है लोकेटिव, यानी कि जो हमको जगह बता रहा है, द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो हमको जो लोकेशन बता रहा है। वोकेटिव, यानी कि जो हम किसी को कुछ एड्रेस करके हैं, बुलाते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, तो हे अरे, वो होता है वोकेटिव। इस तरह से संस्कृत में 8 केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस होते हैं। ये इनके हिसाब से ही इनके अलग अलग रूप होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ ही चुके होंगे 6th में, जैसे क्या होता है बालकः बालको बालकाः। ठीक है, इस तरह से जो रूप होते हैं वो केसेस के रूप होते हैं, केसेस के फॉर्म होते हैं। आप इसको लिख लेंगे अपनी फर्स्ट पेज पे। उसके बाद टर्मिनेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो हम अब टेंस की तरफ आते हैं, ये भी आप लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि 3 पर्सन्स होते हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, सेकंड पर्सन यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है। अब इसमें जो 3 जो हमारे नंबर्स हैं, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, 3 नंबर्स होते हैं। अब इसका थर्ड पर्सन का यहाँ पर क्या है,
ये क्या होता है कि हमारा जो वर्ब है वो किससे समाप्त हो रहा है, वो हमको इंगित करता है, वो हमको बताता है कि हमारा कौन सा टेंस है प्लस हमारा कौन सा आपका जेंडर है। ठीक है, तो जैसे है ती तह अंति, यानी कि थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर अगर हम कोई वर्ब की बात करेंगे तो उसके पीछे ती लगता है, थर्ड पर्सन में अगर ड्यूअल है तो उसके वर्ब में तह लगता है और प्लूरल में अंति लगता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में सी थह थ, और फर्स्ट पर्सन में आमी आवह आमह। ठीक है, ये सारे जो है वर्ब जो होते हैं, जो क्रिया रूप होते हैं, उनके पीछे ये वर्ड्स लगते हैं, ये जो है लगते हैं। उसके बाद उसके साथ हमारे लिए एक नया वर्ब का रूप बनता है। फिर है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में भी आप लिख लीजिए। थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में हम किसी सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो सह, ड्यूअल है तो तौ और प्लूरल है तो ते, सह तौ ते। त्वम सेकंड पर्सन है, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। फर्स्ट पर्सन अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों और वयम का अर्थ है हम सब। तो इस तरह से आप इसका जो है टर्मिनेटिव और प्रेजेंट टेंस, आप इन दोनों को अच्छे से लर्न कर लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मैच द फॉलोइंग होता है, उसी टाइप से ये हो जाता है। या हमको फॉर्मूलाज पता होते हैं तो हम मैथ्स में तुरंत हम उस फॉर्मूला को पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह से अगर आपको पता नहीं चलता है कि किसके साथ क्रिया का यानी कि वर्ब का क्या रूप लगेगा, तो उसके लिए ये अगर आपको टेबल याद होगा, आपका तुरंत मैच द फॉलोइंग, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। यानी कि अगर आप सह बोल रहे हैं, यानी किसी आप अन्य पुरुष के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे? थर्ड पर्सन कौन है? सह, यानी कि वह। जैसे नाम भी हम ले सकते हैं, बालकः, रामः। इस तरह का अगर कोई थर्ड पर्सन है, उसके साथ जो क्रिया आएगी, जो उसके साथ जो वर्ब आएगा, उसमें क्या लगेगा? ती। जैसे सह पठती, है ना, वह पढ़ता है। उसके बाद तौ है, यानी कि दो लोग हैं, दो बच्चों के बारे में बात हो रही है, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम उसके जो वर्ब होगा उसके में हम क्या लगा देंगे? तह। तो तौ पठतः। ज़्यादा लोग हैं, ते पठंती, वो पढ़ते हैं। मतलब पठ अगर हमने धातु लिया है, पठ हमने उसका रूट लिया है, तो उसके साथ हम ये वाले जो है मिलाकर टर्मिनेटिव और प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, हमको ये रूप मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप आराम से मैच कर सकते हैं। त्वम है तो सी, तुमको आपको ये सब रूप याद कर लेने हैं। ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम। दूसरी तरफ आप ये पूरा टेबल याद कर लीजिए। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब जैसे ही आपका कुछ आता है, मान लो सी आया, आप तुरंत उसके साथ त्वम लगाएंगे, तो सॉरी त्वम आया, आप तुरंत उसके साथ सी लगाएंगे। युवाम आया, तुरंत आप उसके साथ थ लगाएंगे। अहम आया, आप आमी लगा देंगे। इस तरह से आपके जो है वर्ब के फॉर्म्स बन जाते हैं। इस तरह से गलती होने की संभावना नहीं होती है और आपको पहचानने में भी आसानी रहेगी और सेंटेंस फॉर्म करने में भी आसानी रहती है। ये अब हम पठ के रूप देख लेते हैं। पठ का मतलब होता है पढ़ना। उसका अगर हम प्रेजेंट टेंस में रूप देखते हैं तो क्या होता है? पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब अगर हम यहाँ से मैच करें, अहम होगा तो पठामि, सह होगा तो पठती, युवाम होगा तो पठतः। इस तरह से मैच हो जाता है। तो अगर आपको ये रूप याद होंगे तो आपको इनके याद रूप रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तुरंत उनके साथ इनको लगा के आप रूप बना लेंगे। उसके बाद जो है टर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। पहले तो हमने प्रेजेंट टेंस का देखा, फ्यूचर टेंस के किस तरह से रूप बनते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो स्यति लग जाएगा वर्ब के पीछे, ड्यूअल है तो स्यतः लग जाएगा, प्लूरल है तो स्यन्ति। सेकंड पर्सन में स्यसि, स्यथः, स्यथ। फर्स्ट पर्सन में श्यामी, श्यावः, श्यामः, है ना। तो इसके कैसे रूप बन जाएंगे? जैसे पठ, अभी हमने पीछे पठ देखा था, पठती, पठता, पठन्ति। इसमें क्या हो जाएगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ऐसे ही सेकंड पर्सन में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। और फर्स्ट पर्सन में पठिष्यामि, यानी कि पढ़ूंगा।
अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः और पठिष्यामः। तो इस तरह के रूप बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद कर लेने से आप लोगों को रूप बनाने बहुत आसान हो जाएंगे, फॉर्म बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। अब बात ये आती कि यहाँ पे स लिखा है तो यहाँ पे श क्यों है? ये संधि के कारण होता है। जब हम संधि करते हैं तो रूप उसका थोड़ा सा परिवर्तन, उसमें विकार आ जाता है। अब आप लोगों को इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और आपको इन रूट वर्ब्स को लर्न करना है। क्या होता है कि हर बार ती और क्षति ऐसा नहीं होता है, कुछ रूप ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि किन रूपों में परिवर्तन आ गया है, चेंज आ गया है, तो आप उसको इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे भू, भू का होता है प्रेजेंट में भवति, फ्यूचर में भविष्यति। गम, गच्छति, गमिष्यति। दृश, पश्यति, यहाँ पे दृश्य का दृश्यति नहीं हो गया है, पश्यति हो गया है, और यहाँ पे दृक्ष्यति हो गया है। स्था, तिष्ठति और स्थास्यति। तो यहाँ पे उस टाइप से नहीं हो रहा है कि हमने स्थाति कर दिया, ऐसा नहीं है, ये चेंज हुआ है। दा, दा का यहाँ पर तो दास्यति है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में यच्छति, दा का मतलब देना, यच्छति। पा, पिबती, यहाँ पे पश्यति हो जाएगा, श नहीं हो रहा है, पश्यति इस टाइप का नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पिबती और पास्यति। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पाश्यति नहीं है, पास्यति है। फिर क्रीड, क्रीडति और क्रीडष्यति। खाद, खादति, खादिष्यति। खेल, खेलति, खेलिष्यति। चल, चलति, चलिष्यति। पठ, पठति, पठिष्यति। वद, वदति, वदिष्यति। लिख, लिखति, लेखष्यति, लेखिष्यति। ठीक है, लिख, लिखति, लेखिष्यति। धाव, धावति, धाविष्यति। तो इस तरह के रूप बन रहे हैं, आपको इन रूपों को याद करना है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमको एकदम आंखें बंद करके उसी टाइप के रूप बना दिए, कुछ वर्ड्स में रूप बदल जाते हैं, फॉर्म उनका चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के वर्ड्स जरूर आएंगे और आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि सारे रूप इस टाइप के हो जाएंगे, तो हमको जो चेंज हो रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको इन्हें रूट वर्ब्स को याद करना है और आप इनको होमवर्क की कॉपी में करेंगे। इसके अलावा आप लोग भू और गम, ये दो जो धातु रूप हैं यानी कि रूट हैं, उनके आप फॉर्म्स बनाएंगे। तो ये दो आपके होमवर्क रहेंगे। अब आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नई कक्षा में शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब है कि हम इस कक्षा का प्रथम पाठ जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आपका प्रथम पाठ है, उसको हम लोग अपनी अगली कक्षा में शुरू करेंगे। उस पाठ में क्या बताया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, उस विषय में दो सहेलियों की बातचीत है, उसके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के विषय में जानकारी दी गई है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। जब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे, इन रूपों को याद करके रखेंगे और अपना होमवर्क करेंगे।